गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अपना यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज। ये हमारा सेट नंबर 33 है। इसमें कुल 15 एमसीक्यू हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि आपका 10 से ऊपर ही कट ऑफ हो, मतलब आप 10 से ऊपर ही सही कर पाएँ। पीडीएफ के लिए आपको ये करना है, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए कोर्सेरा यूपीएससी और वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने इसका कट ऑफ रखा है 10। चलिए अगर आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, देखें पहला। इससे पहले आप अगर ये कोई वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में ई गजट पोर्टल लॉन्च किया है जो गजट प्रकाशन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है? तो इसको ए दिया है उड़ीसा, बी दिया है केरल, सी दिया है पश्चिम बंगाल, डी दिया आंध्र प्रदेश। तो बताइए इनमें से किसने ई गजट पोर्टल लॉन्च किया है? अगर आपने डी लगाया आंध्र प्रदेश तो बिल्कुल गलत है। आंध्रा नहीं है, ये उड़ीसा है। उड़ीसा ने लॉन्च किया है ई गजट पोर्टल। ई गजट पोर्टल किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया? तो अगर आपसे पूछ ले 5T इनिशिएटिव किसने लिया था, तो किसने लिया था? उड़ीसा गवर्नमेंट ने लिया था। और ये क्यों लाया गया है ई गजट पोर्टल? तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी सरकार अपने जो राजपत्र जारी करती है वो किससे जारी करती है? सामान्यतः कागजों पर जारी करती है। तब सारी गवर्नमेंटें धीरे धीरे डिजिटल हो रही हैं, तो ये इसीलिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी जारी किया है। और ये क्या की है, तो जो भी राजपत्र होंगे उनको अब इसी पोर्टल पर लॉन्च कर दिया जाएगा ताकि सभी लोग आसानी से एक्सेस कर पाएँ। ये 5T पहल के अंतर्गत जारी किया गया है। तो 5T हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर उड़ीसा गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या फिर स्टेट पीसीएस का भी या फिर यूपीएससी का भी देते हो तो भी आपके लिए ज़्यादा ही अनिवार्य होता है, क्योंकि इस समय विधानसभाओं को भी डिजिटल करने की बात चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं उसी दिशा में एक अच्छा कदम है। देखिए इसमें 5T का मतलब होता था टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क, टाइम, लीडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये टोटल 5T थे। ये क्या करता था, गवर्नेंस को, जो भी गवर्नेंस है इसको बेहतर करने के लिए ये लॉन्च किया गया था 2009 में, ताकि जो भी प्रशासन प्रणाली है उसको बहुत बढ़िया किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB रैंकिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रकाशित की जाती है, इसमें मतलब जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग शामिल है। दूसरा कथन कह रहा है 2020 में 2014 से 2019 तक भारत ने अपनी रैंकिंग में 100 स्थानों की सुधार किया है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया ए उनका बिल्कुल सही है। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, तो ये जो 100 रैंक स्थान को सुधार किया है तो बिल्कुल गलत है। 79 स्थान का सुधार किया है, इसमें 63 भारत का रैंक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत का इस समय कितना रैंक है, 63 इस समय भारत की स्थिति है। यहाँ पे देखिए 63 2019 तक। 2020 में तो वर्ल्ड बैंक ने जारी ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि कुछ इंटरनल कमी बता करके उसने जारी नहीं किया था। बाकी यहाँ पे देखिए तो 2014 में गवर्नमेंट का जो भी हमारा जो भारत का स्टेटस था तो वो 143 था, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म लाया, उसकी वजह से 63 हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या सुधार लाया था तो आप लोगों को पता हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया था और भी बहुत सारे सुधार किए थे। तो देखिए अच्छी चीज़ें यहाँ पे है। तो डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट, जो कंस्ट्रक्शन परमिट होता है अब कहीं ना कहीं कम समय में मिल जाता है। पहले इसका स्कोर होता था 52, लेकिन अब 27 आ गया है। और देखिए ट्रेडिंग क्रॉस बॉर्डर, जो सीमा से बाहर के लिए बॉर्डर से संबंधित जो भी व्यापार होते हैं उनके लिए जो पहले हमारा था वो 80 था, लेकिन अब 68 हो गया है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की वजह से देखिए कितना ज़्यादा जंप आया है, 108 से सीधे 52 आ गया है। लेकिन कुछ ख़राब चीज़ें हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर, जो छोटे वाले निवेशक होते हैं उनको संरक्षण के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया गया, तो इसलिए इसको 7 से सीधे 13 पहुंच गया है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, तो गेटिंग क्रेडिट, मतलब जो ऋण लेने की व्यवस्था है हमारे वहाँ ना, वो काफ़ी अच्छी नहीं है। इसलिए जो पहले 2018 में 22 था अब 25 हो गया है। ये कहीं ना कहीं जटिल हो गया है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, तो दूसरा चीज़ ये है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसको लागू करने में कहीं ना कहीं समस्याएं आती है। तो 63 पहले भी था, 163 पहले था, अभी भी 163 ही है। तो ये कुछ अच्छी और बुरी चीज़ें उसके बारे में थी। और हमारे रैंक के बारे में तो आपको याद रखिए 2019 में 63 था रैंक। वर्ल्ड बैंक जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक की, यूपीएससी पहले पूछ चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घाटे के मुद्रीकरण के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है, घाटे का मुद्रीकरण का अर्थ है अधिक मात्रा में मुद्रा का मुद्रीकरण करना, इसे जनता में वितरित करना। मतलब जो भी घाटे का मुद्रीकरण है उसे कह रहा है कि पहला कथन, घाटे का मुद्रीकरण का अर्थ है अधिक मात्रा में मुद्रा का मुद्रीकरण करना और इसे जनता में वितरित करना।
जबकि दूसरा कथन कह रहा है कि 1991 के आर्थिक सुधार के बाद से भारत में घाटे के मुद्रीकरण पर प्रचलन नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या 1991 के आर्थिक सुधार के बाद से भारत में घाटे के मुद्रीकरण का प्रचलन नहीं है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया सी, उनका बिल्कुल सही है। देखिए पहला जो यहाँ पे दिया जनता में वितरित करना, तो ये बिल्कुल सही गलत है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपने जो घाटे होते हैं उनको आपूर्ति करती है, ना कि जनता में वितरित करती है। दूसरा चीज़ देखिए, तो यहाँ कह रहा है कि 1991 के सुधार के बाद से घाटे के मुद्रीकरण का प्रचलन समाप्त हो गया था, तो ये बिल्कुल गलत है। आप यहाँ से भी समझ सकते थे कि जनता में वितरण कैसे होगा, जब यहाँ पे कह रहा है घाटे के मुद्रीकरण, मतलब सरकार अपने घाटे जो होते हैं उसकी आपूर्ति के लिए आरबीआई के द्वारा कुछ प्रोविजन करवाती है और आरबीआई नोट छाप करके इनके बॉन्ड को खरीद लेती है। तो बताइए यहाँ से पहले कट कर सकते थे आप, चाहिए कट होता चाहिए तो आप ऐसे 50-50 तो कर ही लेते, ए और बी में से कोई एक सही मानते हैं। लेकिन ऐसे में देखें तो गलत पूछा है, तो ये भी चीज़ गलत है। 1997 तक ये चला था घाटे का मुद्रीकरण, तो ऐसे कहाँ हो गया? ये तो कह रहा है कि मतलब उसके बाद खत्म हो गया था 91 के बाद, लेकिन जो कि नहीं खत्म हुआ था, 97 तक चला था। अब आप समांतर के समझिए कि घाटे का मुद्रीकरण क्या होता है। देखिए मतलब जब आरबीआई से मुद्रीकरण करने के लिए आरबीआई नोटों को छापती है और बैंक जो सरकार बॉन्ड जारी करती है उनको खरीदती है, या फिर तो ऐसे जो भी सरकारें होती हैं उनके पास क्या होता है, पैसे आ जाते हैं। तो इसके लिए हमेशा यूज़ करती थी 1997 तक गवर्नमेंट एड हॉक ट्रेजरी बिल जारी करती थी। और ये क्या होता था, मतलब इसके माध्यम से जो सरकारी घाटे थे उनको स्वचालित मुद्रा रूप से मुद्रीकरण करती थी। जब इनको ट्रेजरी बिल को बेचती थी गवर्नमेंट, मार्केट में सेल करती थी, इससे क्या होता था, पैसे मतलब गवर्नमेंट को मिल जाते थे, इससे अपने सरकारी घाटे की आपूर्ति कर लेती थी। ये प्रक्रिया 1997 तक चल रही थी। अभी इस समय भी थोड़ा न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं स्थिर हो गई थी, तो उसको गति देने के लिए भी फिर गवर्नमेंट अपने खर्चे को भी पूरा करने के लिए इस दिशा में काम करने का सोच रही थी, लेकिन नहीं ऐसा हुआ है। बस ये हेलीकॉप्टर मनी खूब न्यूज़ में था। हेलीकॉप्टर मनी का भी मतलब लगभग ऐसे ही होता है, जैसे कि जब अर्थव्यवस्था मंदी में रहे तो क्या होगा, ऐसे में जब सरकार जो बॉन्ड यहाँ पे बेची हुई थी जनता को, अब क्या करेगी, वापस बॉन्ड खरीदेगी। तो जब खरीदेगी तो मतलब आपने बॉन्ड खरीदा था 5,000 का, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना बॉन्ड वापस खरीद रही है आपसे, तो अब आपके पास ये 5,000 रुपये कैश आ जाएंगे ना। आप इन 5,000 को मार्केट में जब इन्वेस्ट करेंगे, खर्चा करेंगे, तो क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगा, और डिमांड क्रिएट होगा तो इकॉनमी कहीं ना कहीं सर्कुलेट करने लगेगी या चलने लगेगी बढ़िया से। तो इसीलिए ये हेलीकॉप्टर मनी कॉन्सेप्ट न्यूज़ में था। हेलीकॉप्टर मनी का भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि सरकार मान लीजिए कुछ लोगों को पहले वेतन दे देगी, आप सरकारी एम्प्लॉय हैं तो आपको वेतन 2 महीने का एक्स्ट्रा दे देगी, या फिर आपको पेंशन मिलता है तो 2 महीने का एक्स्ट्रा दे देगी। इसका मतलब ये नहीं कि हेलीकॉप्टर से पैसे गिराएगी। हेलीकॉप्टर मनी का मतलब ये होता है कि सरकार आप अर्थव्यवस्था में एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेगी। जैसे किसानों के लिए जो पीएम किसान के अंतर्गत पैसे दिए जाते हैं उसको 2-3 महीने का एक्स्ट्रा दे देगी, या फिर साल भर का एक्स्ट्रा पैसे दे देगी ताकि जनता खर्चा करे। तो जनता से खर्चा करवाने के लिए उनके ही पैसे उनके पास जल्दी भेज देगी एक्स्ट्रा टाइम के लिए, तो इसी को हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। और ये अलग से जो मुद्रित किया जाता है, आरबीआई मुद्रित कर देगी कुछ मुद्रा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नैनोबॉट्स जो होते हैं उनका अनुप्रयोग है? तो पहला दिया हुआ लक्षित दवाओं का वितरण के लिए, दूसरा दिया हृदय की रक्त वाहिकाओं को खोलना, तीसरा दिया हुआ है शरीर में बायोप्सी करना। बायोप्सी मतलब समझ रहे क्या होता है, शरीर के किसी हिस्से का थोड़ा सा सैंपल लेके आना। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? जिन लोगों ने इसमें बी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। ये नैनोबॉट्स जो होते हैं इनका उपयोग सारी जगह होता है। जैसे कि हृदय की जो वाहिकाएँ होती हैं, नलिकाएँ होती हैं, अगर ये बंद हो गई हैं तो इनको खोलने में भी नैनोबॉट्स काम करेंगे। लक्षित ड्रग्स जो होते हैं, टारगेटेड ड्रग्स, अगर यहाँ पे कैंसर सेल्स हैं तो इन पर दवा पहुँचाना है तो इसके लिए भी ये काम करेंगे। शरीर में बायोप्सी मतलब यहाँ से थोड़े से सैंपल लेकर के आना है कि कैंसर है कि नहीं, तो इसके लिए भी ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, वही इनका बस यहाँ आकार याद रखिएगा कि इनके आकार कितने होते हैं। तो इनका आकार होता है 0.1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है इनका आकार, जो कि सामान्यतः मोटर कंप्यूटर या इनके जो कैमरे के चिप होते हैं इनसे भी बहुत छोटा होता है ये नैनोबॉट्स। उम्मीद आपको समझ में आ गया हो। इन सारे जो हमने बताया वही सारी चीज़ें इनका यूज है, इन्हीं पे अप्लाई होते हैं ये। तो नैनोबॉट्स उन सारी चीज़ों के लिए उपयोग हो रहे हैं। कभी कभी समाचारों में चर्चित मिशन सहकार 2020 किससे संबंधित है? कथन ए कह रहा है 2022 तक खुले में शौच मुक्त करना। कथन बी कह रहा है 2022 तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण। कथन सी कह रहा है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना। और कथन डी कह रहा है कि 2022 तक टीबी उन्मूलन। तो बताइए मिशन सहकार किससे संबंधित है?
उम्मीद है सभी लोगों ने इसमें सही लगा लिया होगा। सही सहकार मतलब होता है थोड़ा सा समझ में कोऑपरेशन, तो इसमें किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने से संबंधित है मिशन सहकार। मिशन सहकार किसने जारी किया है, तो इसको जारी किया नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको जारी किया है। और ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसमें शुरू किया गया है कि इसलिए कि किसानों को 2022 तक आय दोगुनी कर दिया जाए। इसका मतलब सीधे समझिए कि जब किसानों को छोटे छोटे खेत होते हैं तो इससे क्या होता है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव प्रोडक्ट नहीं उत्पादन कर पाते हैं। मान लीजिए इनको बहुत बड़े स्तर पर केले का प्रोडक्शन करना हो, छोटा से खेत है तो वहाँ पर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जब ये सारे मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे तो मिल करके अपने खेतों में बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन करेंगे, तो इनकी इनकम जो होगा वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मिशन सहकार 2022 जारी किया है इसने। और ये किसके अंतर्गत काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है। कौन, एनसीडीसी। तो ये नेशनल, वो डीजी वाला नहीं है, ये एनसीडीसी मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये 1963 में इसका गठन हुआ था, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, 1963 में ये आया हुआ था। इसका गठन कब हुआ था, 1963 में, 13 मार्च 1963 को इसका गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि आईईए विश्व आर्थिक मंच के ढांचे के तहत पेरिस स्थित एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कथन दो कह रहा है आईईए अपने सदस्य देशों के लिए नीति सलाहकार के रूप में कार्य करता है, लेकिन चीन और भारत जैसे गैर सरकारी देशों के साथ भी कार्य करता है। कथन तीन कह रहा है कि आईईए अच्छे ऊर्जा सहित वैकल्पिक ऊर्जा को साधनों ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है आईईए के बारे में, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंतर्गत काम करते, तो ये बिल्कुल गलत है। बाकी दो बातें तो सही हैं। यहाँ पे देखें तो अपने सदस्य देशों के लिए नीतिगत सलाह देता है, और इसके साथ साथ भारत और चीन जैसे गैर सदस्य जो होते हैं, इसके सदस्य तो नहीं है, पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इनको भी सलाह देता है ये। और तीसरा जो कथन दिया है वो अच्छे ऊर्जा के सभी वैकल्पिक स्रोतों के बारे में ये बढ़ावा देता है इनको, ये भी बिल्कुल सही है। 2 और 3 सही है। इसका जिन लोगों ने सी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। देखिए इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1974 में। इसका जब तेल संकट हुआ था, आया था, तो उसी समय इसका गठन हुआ था। कौन सा तेल संकट हुआ था, तो जो इसको देखिए पेरिस में स्थित है ये, और ये आर्थिक सलाहकार जो OECD सदस्य हैं, जब तेल संकट 1974 में हुआ था तभी इसको मद्देनजर में इसको गठित किया गया था। और आईईए अपने सदस्य देशों के नीतिगत सलाह देता है, जो भी सदस्य देश हैं इसे इसके उनको नीतिगत सलाह देता है, लेकिन साथ साथ भारत एवं चीन जैसे गैर सदस्य देशों को भी सलाह देता है, उनके साथ भी मिलकर काम करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की कर प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि विगत 10 वर्षों में भारत का अप्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात अप्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात से कम हुआ है। तो बताइए सही कम हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा कथन है OECD देशों में प्रत्यक्ष कर का औसत हिस्सा भारत से अधिक है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए पहले कथन जो कह रहा है कि विगत 10 वर्षों में भारत की अप्रत्यक्ष कर जीडीपी दर अनुपात प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात से कम रहा है, तो बिल्कुल गलत है। जो अप्रत्यक्ष कर है वो प्रत्यक्ष कर से कम नहीं रहा, ज़्यादा रहा है, तो ये चीज़ें तो पहला गलत हो गई। दूसरा जैसे देखिए तो OECD ये उच्च विकसित देशों का समूह है, जो कि ऐसे देखें तो ये बिल्कुल सही लगता है। तो 2 जिन लोगों ने लगाया था बिल्कुल सही है उनका। यहाँ पे देखिए कि जो अप्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात की श्रृंखला से की तुलना में कहीं अधिक रहा है जो अप्रत्यक्ष कर है। देखिए आप सीधा इस तरीके से भी समझिए कि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कौन सा टैक्स देते होंगे, क्या प्रत्यक्ष टैक्स देते होंगे, नहीं देते होंगे। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष टैक्स बहुत बड़ी जनसंख्या देती है, तो ये कहीं ना कहीं जीडीपी की तुलना में ज़्यादा है और अभी तक बढ़ भी रहा है लगातार, क्योंकि आपका जो कंजप्शन है हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं उपभोग बढ़ रहा है, और उपभोग जैसे जैसे बढ़ेगा वो टैक्स भी ज़्यादा देगा। तो आप इस तरीके से इसको सही कर सकते थे। और दूसरा चीज़ देखें तो प्रत्यक्ष कर का औसत कुल हिस्सा जो होता है उनका कुल हिस्से का 2/3 जो है उनका, मतलब जितना रिवेन्यू आता है, अगर मान लेते 10 रिवेन्यू आता है 10 पॉइंट, तो इनका टोटल 66%, उसका 6.6 उनका किससे आता है, प्रत्यक्ष कर से, OECD देशों का। लेकिन भारत में ये क्या हाल है, तो भारत में केवल 33% ही आता है प्रत्यक्ष कर से रिवेन्यू का हिस्सा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो वनों में लगने वाली आग है, दावानल, इसकी घटना को प्रभावित कर सकते हैं। पहला दिया हुआ औसत तापमान में वृद्धि, दूसरा दिया हीट वेव की तीव्रता में वृद्धि, तीसरा दिया हुआ सूखे की आवृत्ति में वृद्धि। तो बताइए इनमें से किन कारणों से जो वनों में लगने वाली आग की घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। ये तीनों घटनाएं ऐसी हैं जो
वनों में लगने वाली आग को बढ़ा देती हैं, उसकी घटना को बढ़ा देती हैं। जैसे कि अगर औसत तापमान में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, जब पत्तियां एक दूसरे से टकराएंगे तो भी आग लग जाएगा। दूसरा, हीट वेव की तीव्रता, जब हीट वेव चलता है तो टेम्परेचर 47 से 48 तक, कभी कभी तो 52 तक टेम्परेचर देखने के लिए मिल जाता है। तो क्या होता है, इससे भी कहीं ना कहीं आग लगने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सूखे की आवृत्ति, जब पत्ते सूखे रहते हैं तो भी आग लग जाता है। तो उत्तराखंड में आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन समय पहले ही भी आग लगने की घटना देखने के लिए मिली थी। तो यही तीनों रीजन थे वहाँ पे भी। और देखिए दूसरा चीज़, यहाँ पे आईपीसीसी ने अपनी 5वीं रिपोर्ट में भी बताया था, इन सब का जिक्र किया था कि इन सभी के कारण से आग लगती है। जैसे कि औसत तापमान में वृद्धि हो जाना, वैश्विक वृद्धि हो रहा है, ग्लोबल जो होता है एमिशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरे विश्व का कहीं ना कहीं तापमान, जो औसत तापमान है वो बढ़ रहा है। हीट वेव में तीव्रता में वृद्धि, हीट वेव इंटेंस हो गए थोड़े थोड़े पहले की तुलना में। दूसरा चीज़ यहाँ पे थे सूखे की प्रवृत्ति या अवधि में तीव्रता। पहले जो 3-3 महीने के सूखे होते थे पड़ते थे, अब कहीं ना कहीं 3 महीने से 4 महीने होने लगे, बढ़ने लगे। तो इसकी प्रवृत्ति में भी वृद्धि हो गई है। और क्षेत्रीय तीव्रता में वृद्धि हो गई है, कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा है, कुछ क्षेत्रों में कम है। तो इन सब के लिए जो भी वनों में लगने वाले आग हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का भाभा कवच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि भाभा कवच भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है जो कि AK-47 असॉल्ट राइफल की गोलियों का सामना कर सकती हैं। दूसरा दिया है, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा कह रहा है कि यह जैकेट भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित नैनो तकनीकों का पर आधारित है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर लगा लिया। जिन लोगों ने इसमें DRDO को कट किया उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है। जैसे अब DRDO को कट करेंगे, A कट हो जाएगा, C भी हो जाएगा, D भी हो जाएगा, B इसका हमारा सही आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ देखें तो जो भी ये जो है हमारा भाभा कवच, ये क्या है, बुलेट प्रूफ जैकेट है और जो कि AK-47 का असॉल्ट राइफल से की गोलियों को भी सामना कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ देखिए जो भाभा ने विकसित किया था, परमाणु अनुसंधान केंद्र ने, इसने नैनो तकनीक विकसित किया था, उस पर ही आधारित है ये। इसको कौन कौन से संस्थाएं ने मिल करके, जो हमारे वहाँ आयुष मतलब फैक्ट्री है, आयुध निर्माण फैक्ट्री, और जो मिश्रा धातु निर्माण है, ये दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और मिश्रा धातु लिमिटेड ने, ये दोनों ने मिलकर विकसित किया है। और ये बुलेट प्रूफ जैकेट AK-47 के जो 7.6 mm की हाई स्पीड स्टील बुलेट होता है, इसको भी ये रोक सकते हैं, इसका सामना कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए, तो ये भारत का सबसे हल्का और बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो 2019 के अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो में इसको मतलब पेश किया गया था। वहाँ पे नैनो तकनीक पर आधारित है, जो 5 वर्ष की गारंटी देता है। कौन गारंटी देता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसकी गारंटी देता है कि 5 साल तक सही काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में समाचारों में चर्चित नासा का सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है नासा का। ए कह रहा है कि खगोलीय डेटा के 3D चित्र से संबंधित, बी कह रहा है खगोलीय मानचित्र से संबंधित, सी कह रहा है कि खगोलीय चित्रों को संगीत में बदलने से, डी के उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। जिन लोगों ने सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट को चयन किया है खगोलीय चित्रों को संगीत के रूप में बदलने से, तो बिल्कुल सही है। देखिए सामान्यतः क्या होता है, जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी पिक्चर होते हैं उनको पिक्चर के फॉर्म में लेते हैं, ना कि अन्य फॉर्म में। तो ये जो प्रोजेक्ट है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो टेलीस्कोप होते हैं वो सामान्यतः इमेज के फॉर्म में पिक्चर लेते हैं, ना कि ऑडियो फॉर्म में। तो ये एक अद्भुत टेक्नोलॉजी है सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट नासा का। ये क्या करेगी, चंद्र एक्सरे जो सेंटर है वहाँ से इसने विकसित किया गया, और ये जो खगोलीय चित्र लेगा इसको ना कि इमेज के रूप में ना लेकर के ऑडियो के रूप में परिवर्तित करके इसको चित्र को लेगा। तो इसलिए काफ़ी न्यूज में था सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो ये ऑडियो के रूप में चित्र लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्मॉल वर्ल्ड ग्लोबल सीड वाल्ट एक सुविधा है जो आर्कटिक सागर के में एक दूरस्थ द्वीप पर स्थित है, जहां विश्व का सबसे बड़ा बीज भंडार उपलब्ध है। दूसरा कथन कह रहा है, ICRI सेट बीज को 100 वर्षों के लिए प्रयोग के लिए स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वाल्ट में भंडारित करने का योगदान दे रहा है। यहाँ बीजों के लचीलेपन का परीक्षण किया जाएगा, जो रिजेलिएंट है उनका परीक्षण किया जाएगा। तीसरा कह रहा है कि भारत में इसकी जलवायु परिस्थिति के कारण स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वाल्ट जैसी कोई बीज भंडार सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए लगाया बिल्कुल सही है। देखिए ये एक ऐसी व्यवस्था की गई है जहाँ से मान लीजिए कि भारत में पहले देख लीजिए, तो भारत में जो है चांगला में 17,300 फीट की ऊंचाई पर बीज भंडार रखा गया है। ये क्यों रखा जाता है, तो मान लीजिए कि कोई प्राकृतिक आपदा आती है और पूरे देश के
जो भी हमारे वहाँ फूड सिक्योरिटी के रूप में रखा गया है वो सारा नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में बीज जो होते हैं फिर अगली फसल तैयार करने के लिए कहाँ से लाए जाएँ? उसके लिए कुछ अच्छी ऊंचाई पे जहाँ पे सामान्यतः प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम पड़े उस जगह संरक्षित कर दिया जाता है। तो इसीलिए पूरे विश्व के बीज को एक जगह संरक्षित किया गया है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण बचाया जा सके। जैसे कि उस घटना को जिस दिन पूरे पृथ्वी का संसाधन होता है, बीज होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, उसको डूम्सडे के रूप में जाना जाता है। तो उसको डोमेस्टिक वॉल्ट के रूप में डूम्सडे वॉल्ट कहा जाता है इसको। जिस दिन पूरे पृथ्वी के सारे बीज नष्ट हो जाएंगे उसको डूम्सडे वॉल्ट कहते हैं। उस दिन के लिए संरक्षित करके रखा गया। तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन था, स्मॉल वर्ल्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड जो है ये सुविधा प्रदान करता है। आर्कटिक महासागर में एक दूरस्थ द्वीप है जहाँ पर सबसे बड़ा बीज भंडार रखा गया। तो ये बिल्कुल सही है, वहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे 100 वर्षों के लिए प्रयोग किया जाएगा स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड भंडार में, कि ये जो बीज होंगे ये काफ़ी लचीले होंगे, रिजिलियंट होंगे, क्लाइमेट रिजिलियंट होंगे। ऐसा नहीं हो कि मतलब थोड़े से क्लाइमेट में चेंज आए तो उसकी वजह से ये नष्ट हो जाए। ये क्लाइमेट रिजिलियंट इनको बनाया जाएगा जो यहाँ पे बीज रखे गए हैं, और हर तरह के बीज यहाँ पे रखे गए हैं। और दूसरा यहाँ पे जो चीज़ गलत था, तो ये बिल्कुल इसलिए गलत था क्योंकि कह रहा है कि भारत में ऐसी सुविधा नहीं है। तो भारत में ऐसी सुविधा उपलब्ध है, वो कहाँ पे है? तो वो चीज़ उपलब्ध है चांगला में, हिमालय में चांगला दर्रे में स्थित है, जो कि 17,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो भारत का बीज भंडार वहाँ पे है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्या देखते हैं क्या है? भारत के कोल्ड वेव जोन के अंतर्गत सम्मिलित राज्य कौन कौन से सम्मिलित राज्य हैं जो कि कोल्ड वेव जोन के अंतर्गत आते हैं? पहला दिया पंजाब, दूसरा दिया हरियाणा, तीसरा दिया गुजरात, चौथा दिया मध्य प्रदेश, पांचवा दिया बिहार। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने इसको पहले सेट में कर रखा है। ये सारे रीजन आते हैं। कोल्ड वेव का मतलब पहले समझ लीजिए, अगर किसी क्षेत्र का नॉर्मल टेम्परेचर अपने एवरेज टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अचानक नीचे गिर जाए तो उसको कोल्ड वेव मतलब माना जाएगा, कोल्ड वेव जोन में। या फिर कोई जो रीजन है वो 7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाए, अगर उसका एवरेज 3 से 4 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है तो उसको कोल्ड वेव जोन में माना जाएगा। और 7 डिग्री सेल्सियस अचानक गिर जाए, मतलब मान लीजिए कि यूपी का टेम्परेचर सामान्यतः कितना रहता है? 7 से 8 डिग्री औसत टेम्परेचर रहता है। अगर उसका 7 गिर करके 1 डिग्री सेल्सियस आ जाता है यूपी, तो वो किसको माना जाएगा? कोल्ड वेव जोन में माना जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे वो सारे रीजन थे। यहाँ पे देखिए ऐसे जहाँ पे भी आपको ऐसे में दिख रहा है कि टेम्परेचर पटना 9 डिग्री सेल्सियस है, अपने औसत टेम्परेचर से नीचे गिर गया है, तो इसमें भी है। और ग्वालियर 4 डिग्री सेल्सियस आ गया है, इसका औसत टेम्परेचर ज़्यादा था, लगभग 12-11 था, लेकिन ये 4 डिग्री सेल्सियस आकर जयपुर भी नीचे आ गया था, राजकोट तक नीचे आ गया था। तो ये सारे रीजन किसके अंतर्गत? कोल्ड वेव के अंतर्गत आते हैं रीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी समाचारों में चर्चित सांस अभियान किससे संबंधित है? ए कह रहा है निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करना। 2 कह रहा है बी जन्म दोष का शीघ्र पता लगाने और लगाने के माध्यम से बच्चों के जीवन का समग्र गुणवत्ता सुधारना है। सी कह रहा है कि 5 वर्ष से कम के बच्चों में एनीमिया का रोकथाम करना है। डी कह रहा है टीके से रोकथाम वाली बीमारियों के लिए टीकाकरण करना। तो बताइए सांस अभियान किससे संबंधित है? जिन लोगों ने इसमें ए लगाया था अनीमिया, निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करना, तो बिल्कुल सही है। सांस परियोजना इसीलिए लाई गई है। सांस का मतलब ये है कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। तो इसको क्या किया जाएगा? जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं और जो भी इससे संबंधित अन्य कर्मी होते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि इसको नियंत्रित कर सकें। और इसका टारगेट ये रखा गया कि बाल मृत्यु दर लगभग 15% तक लाया जाए, इसके अंदर ला दिया जाए, इससे ज़्यादा ना रहे। अभी भारत में बहुत ज़्यादा है ये, तो इसको कम करने की बात चल रही है। उम्मीद है आपको सांस अभियान से संबंध में समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 सक्रियता प्रतिक्रिया एवं व्यय समर्थन केयर कार्यक्रम पहल किससे संबंधित है? ए कह रहा है विश्व बैंक, बी कह रहा है एशियाई विकास बैंक, सी कह रहा है यूरोपीय संघ, डी कह रहा है आसियान। तो बताइए किससे संबंधित है? सक्रिय प्रतिक्रिया एवं व्यय समर्थन केयर। जिन लोगों ने इसमें बी लगाया था एशिया विकास बैंक, उनका बिल्कुल सही है। एशिया विकास बैंक और भारत सरकार ने एक समझौता किया है कि इस समझौते के अंतर्गत जो एशियाई विकास बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो भारत को $1.5 बिलियन का ऋण देगा। इससे क्या होगा कि जो भी कोविड-19 महामारी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, उनको कम करने के लिए बजटीय सहायता है ये एक तरह का। और ये याद रखिएगा किसी तरह का ग्रांट नहीं, ये ऋण है। ग्रांट और ऋण में फ़र्क ये होता है कि ग्रांट जो होता है वो उसको फिर वापस नहीं करना रहता है, ऋण जो होता है उस पर टैक्स चुकाना रहता है। सॉरी, टैक्स नहीं, इंटरेस्ट चुकाना रहता है, और ऋण को फिर कुछ समय के बाद फिर वापस करना रहता है। तो ये ऋण है, ना कि ग्रांट है। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में चर्चित
क्रीट द्वीप स्थित है? कहाँ ये स्थित है आपको ये बताना है। ए कह रहा दक्षिण चीन सागर में, बी कह रहा कैस्पियन सागर में, सी कह रहा भूमध्य सागर में, डी कह रहा पीत सागर में, एलओसी में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया था सी, उनका बिल्कुल सही है। ये कहाँ पे है? मेडिटेरियन सी में है। और ये मतलब 5वां सबसे बड़ा द्वीप है जहाँ पे ज़्यादा आबादी रहती है। अब यहाँ पे देखिए क्रीट द्वीप यहाँ पे दिख रहा है। और ये क्यों न्यूज़ में था? तो ये अभी ग्रीस और टर्की यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए नौसेना अभ्यास करने के लिए दोनों एक दूसरे से कंट्रोवर्सी कर रहे थे, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। क्रीट द्वीप, तो आप याद रखिएगा क्रीट द्वीप कहाँ पे? मेडिटेरियन सी में, और 5वां सबसे बड़ा द्वीप है ये। किसका? मेडिटेरियन सी का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही कर लिया है।